चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं हूं वनराज गोस्वामी, आप देख रहे हैं चैनल E2। दोस्तों अब हम क्रमागत स्टडी करेंगे। वी विल गोइंग टू स्टार्ट द स्टडी फ्रॉम गाल्सवर्दी विच विल कैरी टू द शेक्सपियर। अब हम गाल्सवर्दी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और गाल्सवर्दी को कंप्लीटली तैयार करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ये स्क्रीन वीडियो है, ये मैंने इसलिए बनाया है कि आपको स्पष्ट प्रत्येक वर्ड नजर आए। तो हो सकता है आगे के कुछ वीडियो इसी प्रकार हों। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। आप इनको नोट कीजिएगा और जैसे ही वीडियो पब्लिश हो तो आपका जिम्मेदारी ये बन जाती है आपकी कि आप इनको नोट करने के बाद तुरंत से लर्न कर लेंगे। अब रेगुलर वे में इसी प्रकार से स्टडी होगी ताकि आपके जो चारों राइटर हैं वो 15 से 20 दिन में मैं उनको कंप्लीट करा दूं। आपको लर्न करना है, नोट करना है। कोई बात अगर समझ में ना आए तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देनी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूं ये गाल्सवर्दी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। किस प्रकार की स्टडी आपको करनी है, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आज कराऊंगा आपको, हो सकता है दूसरा वीडियो भी इसका बने, तो आपको उनको नोट करना है और इनका स्टडी करनी है, देखना है किस तरह के क्वेश्चंस हैं। मैं एक्सप्लेन भी इनको करूंगा समय समय पर। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेज। कि गाल्सवर्दी ने जो प्लेज लिखे हैं उनका वास्तव में थीम क्या है, उसने सबसे ज्यादा जो थीम लिया है वो क्या है, ये किस प्रकार के प्ले गाल्सवर्दी ने लिखे हैं। तो आपको बता दूं, देखिए फैमिली हिस्ट्री, इस पे गाल्सवर्दी ने कोई प्ले नहीं लिखा है, कोई वर्क नहीं किया है। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये उनके प्ले का नाम है। तो जो थीम है गाल्सवर्दी के प्लेस का, गाल्सवर्दी को एक प्रॉब्लम प्ले राइटर या सोशल प्ले राइटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने अपने समय की जो सामाजिक समस्याएं हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने प्लेस के माध्यम से जनता के सामने, रीडर्स के सामने रखा है। तो सही आंसर दोस्तों इसमें होगा सी। सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि गाल्सवर्दी ने सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं उनके समय की, उनको अपने प्लेस के माध्यम से दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गाल्सवर्दीज जस्टिस, गाल्सवर्दी का जो प्ले है दोस्तों जस्टिस, उसकी हम बात कर रहे हैं। द लॉ इज व्हाट इट इज, ए मैजेस्टिक edifies sheltering all of us, each stone of which rest one another। दोस्तों ये जस्टिस प्ले की बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पीच है क्योंकि ये स्पीच जो है वो कंक्लूड कर देती है किसको, जो फाल्डर को जज के द्वारा सजा सुनाई गई है। तो जज लास्टली अपनी स्पीच को ये जो सेंटेंस है इसको कहते हुए कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं कि जो लॉ है, जो कानून है, वो न्याय संगत है और उसकी स्थिति कुछ इस तरह से है कि ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। कानून का सिस्टम, कानून की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि एक पत्थर जो कानून है, दूसरा उसी कानून का रूल उसके ऊपर विराजमान है। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि किसी एक पत्थर को हटाया गया तो सारी की सारी जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा जाएगी। दोनों का, तीनों का आपस में कनेक्शन है, इसलिए हम कानून को तोड़ नहीं सकते हैं। ये बात कहते हुए ही जो जस्टिस है, जो जज हैं, वो फाल्डर को सजा सुनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है।
तो आंसर में दोस्तों मैंने आपको बता दिया, इसमें कैशियर दिया हुआ है, लॉयर दिया हुआ है, मैनेजर दिया है, जज दिया है। तो सही आंसर है जज। ये स्पीच जो है जज की है, कंक्लूडिंग स्पीच है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्लेस। देखिए दोस्तों, इस बात को आप समझ लें। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज वन ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। देखिए, गाल्सवर्दी ने नॉवल, प्लेज और शॉर्ट स्टोरीज को लिखा है। दोनों जो प्ले और नॉवेल्स हैं उनकी नंबर ऑफ जो स्ट्रेंथ है, नंबर यानी संख्या है, वो बहुत ज्यादा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू शुड हैव टू लर्न all the names of the plays and the novels, because in each and every exam of TCT the examiner gives a question that is related to only the play and on the other hand only to novel, and it was the simple question that you should tell which is a play or not और विच इज ए नॉवेल और नॉट। दोस्तों, कहने का अभिप्राय ये है कि एग्जामिनर हर बार एक न एक क्वेश्चन इस प्रकार से देता है कि वो प्लेस के नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा प्ले गाल्सवर्दी का है या नहीं है। दूसरी तरफ ऐसे ही वो नॉवेल से रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा नॉवेल है या नहीं है, या दोनों को मिक्स कर देगा। तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि गाल्सवर्दी के कौन कौन से प्लेज हैं और कौन कौन से नॉवेल्स हैं। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न ऑल द नेम ऑफ द प्लेज और द नॉवेल्स। यहां पर आपको बता दूं, इस द सिल्वर बॉक्स दिया है, द सिल्वर स्पून दिया है, स्ट्राइप दिया है, जस्टिस दिया है। तो सही जानकारी आपको बता दो, ये क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि ये सभी जो हैं सारे ही वर्क गाल्सवर्दी के हैं। तो ऐसा कोई भी इसमें वर्क नहीं है जो गाल्सवर्दी के प्लेज में इंक्लूड नहीं है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जॉन गाल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। जॉन गाल्सवर्दी का जो स्टाइल है वो किस लिए जाना जाता है, यानी उसकी खास बात क्या है। What is the characteristic, या what is the chief characteristics of the writing style of John Galsworthy। तो यहाँ पर देखिए चारों विकल्प दिए हुए हैं। Its strength and elasticity। तो इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। जो उनके प्लेज लिखे गए हैं, उनकी जो राइटिंग है वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। Its powerful sweep, brilliant illustrations। उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं अपने राइटिंग्स में वो इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे हैं। इट्स डीप साइकोलॉजिकल एनालिसिस। देखिए, जब भी आप सोशल प्रॉब्लम की बात करेंगे तो सोशल प्रॉब्लम अपने आप में ही साइकोलॉजिकल एनालिसिस के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पर जो आप क्वालिटी देख रहे हैं वो तीनों ही क्वालिटी इसमें इंक्लूड हैं। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। तो ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। स्टाइल के बारे में राइटर्स के अक्सर पूछ लिया जाता है। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। दोस्तों, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट फाल्डर इज ए कैरेक्टर इन जस्टिस। यही वो व्यक्ति है, फाल्डर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की जीवन की घटना पर पूरा प्ले जस्टिस जो है वो आधारित है। तो उसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। जस्टिस is a play, is a social play in which the main character Falder causes his doom. वो अपने विनाश को आमंत्रित कर लेता है। तो ये सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फाल्डर अपीयर्स इन द प्ले। तो आपको ध्यान रखना है किसमें, जस्टिस में फाल्डर नामक जो कैरेक्टर है, यूं कहिए कि मेन कैरेक्टर है, वो उसमें आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाल्सवर्दी बिलोंग्ड टू। देखिए, गाल्सवर्दी मॉडर्न एज के राइटर हैं और मॉडर्न एज को जो हम कंक्लूड करते हैं
जो हम समझते हैं वो 20th सेंचुरी को इंक्लूड करती है। 16th सेंचुरी एलिजाबेथन जैकोबियन एज को कंक्लूड करती है। 17th सेंचुरी विक्टोरियन एज को, 18th सेंचुरी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गाल्सवर्दी हैं, क्योंकि उनको देखिए किसी भी राइटर की जो स्पान है, अगर आप उसकी जन्म और मृत्यु को याद कर लेंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं कि वो किस सेंचुरी का है। तो यहाँ पर गाल्सवर्दी का जन्म और मृत्यु आपको याद है, उनकी डेथ 1933 में हुई थी। तो 1900 वाला जो सेशन है वो 20th सेंचुरी में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर आंसर हो गया द 20th सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय गाल्सवर्दी। देखिए मैंने आपसे बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस पर आप विशेष तैयारी कर लें, और अगर आप याद कर लेंगे तो समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो इसमें आपको बता दूं, द सिल्वर बॉक्स, ये आपको मालूम है इनका पहला प्ले है। जॉय भी इनका प्ले है। वीवर्स इनका वर्क है। ए डॉल्स हाउस जो है वो हेनरी इब्सन का वर्क है। हेनरी इब्सन इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम प्ले राइटर और सोशल ट्रेजेडीज उन्होंने लिखी हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ए डॉल्स हाउस जो है वो इनका वर्क नहीं है, वो इनके जो प्रॉब्लम प्ले राइटर हैं उनका वर्क है हेनरी इब्सन का। द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी, देखिए अभी भी मैंने आपको बताया कि जो पहला प्ले है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एक्चुअली फर्स्ट प्ले पूछा जाता है, फर्स्ट नॉवेल पूछा जाता है और फर्स्ट वर्क पूछा जाता है। तो फर्स्ट प्ले की अगर बात करें दोस्तों तो द सिल्वर बॉक्स जो है वो इनका फर्स्ट प्ले है, और जॉसलिन जो है वो इनका फर्स्ट नॉवेल है। सिल्वर बॉक्स 1906 में आया है, 1906 में, और जॉसलिन जो है वो 1899 में आया है। और शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो इन दोनों से पहला, यानी अगर आप करियर की बात करें तो उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखना प्रारंभ किया था। आगे बात करते हैं दोस्तों, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फाल्डर। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपको याद भी रखना है, और मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा कि विलियम फाल्डर किस प्ले में आया है। तो सही आंसर आपको मालूम है, विलियम फाल्डर जस्टिस में आया है, और विलियम फाल्डर की ही ये कहानी होती है। रुथ हनीवेल के प्रेम में ये पड़ जाते हैं, जो कि एक दुखियारी महिला है, उसका हस्बैंड जो है वो ड्रिंक कार्ड है और पी करके वो अपनी वाइफ को मारता है, और रुथ हनीवेल नामक महिला फाल्डर को अपना दुख सुनाती है। तो फाल्डर जो है वो सिंपैथेटिक हो जाते हैं और उसकी मदद करते हैं, और मदद करते समय इनसे मिसडीड हो जाती है, गलत कार्य हो जाता है, जिसकी वजह से इनको सजा यानी जेल में जाना पड़ता है। गाल्सवर्दी बिलोंग्ड टू, देखिए अभी अभी हमने बात की थी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। गाल्सवर्दी बिलोंग्ड टू, तो आपको मालूम है गाल्सवर्दी 20th सेंचुरी के लेखक हैं, प्ले राइटर हैं। गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड, गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्रेजिक कॉमेडीज कहलाती हैं, हेरोइक ट्रेजेडीज कहलाती हैं, सोशल ट्रेजेडीज कहलाती हैं, या क्लासिकल ट्रेजेडीज कहलाती हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि गाल्सवर्दी के जो प्लेज हैं उनमें सामाजिक जो रीतियां हैं, जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनको इंडिकेट किया है, उनके ऊपर उसने प्लेज लिखे हैं। तो गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड सोशल ट्रेजेडीज, तो सही आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा सोशल ट्रेजेडीज। और अगर आपसे प्ले की बात पूछे तो गाल्सवर्दी रोट प्रॉब्लम प्लेज। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है, सोशल ट्रेजेडीज उनकी हैं, सोशल प्लेज हैं, और प्रॉब्लम प्लेज क्योंकि सामाजिक घटनाओं को उजागर करने वाले उनके प्ले हैं। तो सोशल प्लेज और सोशल ट्रेजेडी आपको याद रखना है, आपको प्रॉब्लम प्ले याद रखना है। जॉन गाल्सवर्दी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन, देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिला था?
तो 1912 आंसर दिया है, 1922 दिया है, 1942 दिया है, 1932 दिया है। सही आंसर जो है दोस्तों वो है 1932। गाल्सवर्दी को उनकी रचनाओं के लिए नोबेल प्राइज दिया गया और नोबेल प्राइज जो दिया गया वो 1932 में उनको प्रदान किया गया। तो ये आपको याद रख लेना है 1932 में, क्योंकि जो राइटर होता है उसको जो उपाधियां दी गई है, जो भी उसके इम्पोर्टेंट जो प्राइज उसको दिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनमें से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। और नोबेल प्राइज तो अपने आप में ही एक महान प्राइज है। नेम द क्रिटिक हु रिमार्क्स, उस क्रिटिक का नाम बताइए हु रिमार्क्स जस्टिस, जिसने जस्टिस को क्या कहा है, इज ए कमेंट्री। उन्होंने जस्टिस को एक कमेंट्री कहा है, किसके ऊपर, अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन था, जो जेल की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के ऊपर जस्टिस को उन्होंने एक कमेंट्री बताया है। किसने बताया दोस्तों, तो यहाँ पर राइटर के ऑप्शन के रूप में दिया है कोर्ट्स, AC वार्ड, A निकोल और स्कैम। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है AC वार्ड। तो आप ध्यान रखिएगा, AC वार्ड ने जस्टिस को एक कमेंट्री बताया है, उसके जो जेल सिस्टम है या प्रिजन सिस्टम है, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको लेकर के। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। गाल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स। देखिए दोस्तों, इनके जो प्लेज हैं उसमें कई सारे थीम आपको मिलेंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूरल लाइफ, या यूं कहिए अर्बन या रूरल, आपको जो डिफरेंशिएशन मिलेगा। तो उन्होंने विभिन्न प्रकार की क्लास को दर्शाया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, कंट्री हाउस में किस तरह की जो क्लास है, जनता है, उसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, सिंपल तरीके से मैं आप इसको याद करा देता हूँ। जो कंट्री है, कंट्री हाउस है, तो यहाँ पर देखिए हाउस की बात हो रही है। दोस्तों जो अपर क्लास के लोग होते हैं उनके हाउस हुआ करते हैं, और जो लोअर क्लास के पीपल हैं वो रूरल एरिया में रहते हैं, तो उनके पास जो है झोपड़ियां होती हैं, उनको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो द अपर क्लास इज रिप्रेजेंटेड इन द कंट्री हाउस, द कंट्री हाउस में अपर क्लास को दर्शाया गया है, इंडिकेट किया गया है। ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाल्सवर्दी का जो मास्टरपीस था, सबसे ज्यादा जो गाल्सवर्दी को प्रसिद्धि मिली है, फेमस वो हुए हैं, वो किस वर्क की वजह से हुए हैं, तो आप उसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फोर्साइट सागा जो इनकी ट्रायलॉजी है, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, बहुत ज्यादा नाम हुआ है। तो गाल्सवर्दी के यदि मास्टरपीस की बात आए, तो पहले तो एक बार बता दूं आपको कि आपको दिए गए विकल्प में से देखना होता है। जैसे द सिल्वर बॉक्स बहुत अच्छा वर्क है इनका, फ्रेटर्निटी अच्छा वर्क है, तो जो उन दिए गए वर्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसको आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बदल के भी आ सकता है। दिए गए जो विकल्प है उनमें से फोर्साइट सागा इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, तो सही आंसर है द फोर्साइट सागा। जॉन गाल्सवर्दी was the son of a novelist, merchant, lawyer, डॉक्टर। जॉन गाल्सवर्दी इनमें से किसके बेटे थे? तो आपको बता दूं, जॉन गाल्सवर्दी के पिता एक वकील थे, लॉयर थे, और वो गाल्सवर्दी को एक बड़ा बैरिस्टर बनाना चाहते थे, और गाल्सवर्दी ने
लॉ भी किया हुआ है, लॉ डिग्री उन्होंने ली है, लेकिन गाल्सवर्दी का जो इंटरेस्ट था वो लॉयरशिप में या बैरिस्टरशिप में नहीं था। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने उस प्रोफेशन को छोड़ दिया और वो सीधे इस जो प्ले राइटिंग की जो स्किल है इसमें उन्होंने अपने आप को लगा दिया। तो गाल्सवर्दी के पिता एक वकील थे और वो अपने बेटे यानी जॉन गाल्सवर्दी को एक बैरिस्टर बनाना चाहते थे, ये आपको ध्यान रखना है। गाल्सवर्दी बिगन हिज लिटरेरी कैरियर एज, दोस्तों देखिए समझिए, गाल्सवर्दी ने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत किस प्रकार से की। मैंने आपको बताया 1906 में उनका पहला प्ले द सिल्वर बॉक्स आया है और 1899 में उनका पहला नॉवेल जॉसलिन आया है। उससे पहले उन्होंने स्टोरीज लिखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन उनको बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रूप से नहीं जाना जाता इसलिए, और दिए गए जो विकल्प हैं दोस्तों इसमें शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा कि गाल्सवर्दी ने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत जो है वो एज ए नॉवलिस्ट, एक नॉवलिस्ट के रूप में की है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डेपिक्टेड इन, जो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास है इज डेपिक्टेड इन, वो किस प्ले में दर्शाया गया है, किस प्ले में इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास, एक निश्चित वर्ग का जो प्रभाव है उसकी बात की गई है। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस गाल्सवर्दी से लिए जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें सभी प्लेज में क्या दर्शाया गया है उसका मैं जिक्र करूंगा और उसको आपको नोट करके उसको लर्न कर लेना है। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डेपिक्टेड इन लॉयल्टीज। देखिए लॉयल्टीज इनका बहुत ही अच्छा वर्क है, फेमस वर्क है। इसमें विभिन्न प्रकार के जो दायित्व हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, लॉयल्टीज जो वफादारी है उसको दर्शाया गया है और बहुत ही अच्छा प्ले है। इसका थीम भी मैं आपको समझाऊंगा, कैरेक्टर्स भी मैं इसको आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको याद रखना है, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डेपिक्टेड इन द लॉयल्टीज। गाल्सवर्दी इज, गाल्सवर्दी क्या है, यानी किस प्रकार के राइटर हैं, किस प्रकार के लेखक हैं। भाई प्रॉब्लम प्ले राइटर हैं, सोशल ट्रेजेडीज लिखे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स लिखी हैं, ये आपको मालूम है। अब यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ए पैसिमिस्ट ओनली, ए रियलिस्ट, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। देखिए सोशल प्रॉब्लम की जब बात आती है तो एक रियलिस्ट ही, क्योंकि इनके प्ले में जो वास्तविक अवस्था है समाज की उसको दर्शाया गया है। जो कॉमन एरर्स हैं, जो सामान्य घटनाएं हैं किसी व्यक्ति के, कॉमन पीपल के जीवन की, उसको दर्शाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि गाल्सवर्दी इज ए रियलिस्ट। वो रियलिस्ट हैं, यानी वास्तविकता को दर्शाने वाले लेखक हैं, प्ले राइटर हैं, नॉवेलिस्ट हैं। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज। लोअर क्लास को किसमें दर्शाया गया दोस्तों, मैंने आपसे बात की थी कि लोअर क्लास, और इससे पहले क्वेश्चन आया था कि अपर क्लास को किसमें दर्शाया गया है। तो अपर क्लास की बात की थी हमने द कंट्री हाउस में। अब यहाँ पर बात हो रही है लोअर क्लास की, कि लोअर क्लास किसमें दर्शाया गया है। तो दोस्तों लोअर क्लास को दर्शाया गया है फ्रेटर्निटी में, भाईचारे में। आप देखिएगा कि बड़े लोगों का संबंध आपस में कम होता है, वो एक दूसरे को बस दिखावटी प्रेम करते हैं, और भाईचारे की जो भावना होती है वो लोअर क्लास में आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। फ्रेटर्निटी शोज द लोअर क्लास और रिप्रेजेंट्स द लोअर क्लास। ऑन द अदर हैंड द कंट्री हाउस रिप्रेजेंट्स द अपर क्लास। दोनों को एक क्रम में आप याद कर लीजिएगा। कंट्री हाउस में अपर क्लास को दर्शाया गया है और फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास को दर्शाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा।
आगे है स्ट्राइफ ड्रामेटाइजेस। स्ट्राइफ में क्या चीज दर्शाई गई है, किस चीज को ड्रामेटाइज किया गया है या किसके ऊपर। ये देखिए स्ट्राइफ का मतलब होता है संघर्ष। तो संघर्ष की बात करें तो यहाँ पर जो है दो वर्ग दिखाए गए हैं, कैपिटलिस्ट और लेबरर्स। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी लोग और लेबरर्स यानी मजदूर वर्ग। इनके बीच में एक स्ट्राइक जो हुई है उसको इसमें दर्शाया गया है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, स्ट्राइफ ड्रामेटाइजेस ए स्ट्राइक। यहाँ पर स्ट्राइक का वर्णन किया गया है, तो आपको सिंपल वे में ये स्ट्राइक से याद हो जाएगा, स्ट्राइफ और स्ट्राइक। तो स्ट्राइक में एक हड़ताल का जिक्र हुआ है, एक हड़ताल दिखाई गई है लेबरर्स के द्वारा कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट, उसका इसमें वर्णन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए स्ट्राइक। When was John Galsworthy awarded Nobel Prize for Literature? I have told you before, this question has repeated thrice. 1933, 1932, 1930, 1929। तो दोस्तों दो चीजें आपको बता दूं, 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला है, यानी करेक्ट आंसर इज बी 1932। 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ मेरिट की अगर बात की जाए तो 1929 में, 1933 की अगर बात की जाए 1932 की, तो नोबेल प्राइज 1932 में मिला है और ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में इनको मिला है। Which novel of Galsworthy is considered to be his masterpiece? कौन सा नॉवल जो है वो मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है या जिसको समझा गया है? तो विच नॉवल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मास्टरपीस? द पिजिन है, फ्लॉवरिंग वाइल्डरनेस है, इजलैंड फ्रेरीज है, इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट है। तो आपको याद होगा हमने समर ऑफ ए फोरसाइट की बात की थी या फोरसाइट सागा की बात की थी। तो मास्टरपीस इनका फोरसाइट सागा है, जिसमें पार्ट है इंडियन समर ऑफ ए फोरसाइट। मैंने कहा था चारों विकल्प के आधार पर आपको निर्धारित ये करना होगा। चारों विकल्प में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ग दिया हो वही मास्टरपीस कहलाएगा। जनरली अगर बात करें तो उनका मास्टरपीस जो है वो है द फोरसाइट सागा। Which drama of Galsworthy deals with the conflict between capitalists and laborers? I have just told you the strike between the capitalists and the laborers. मैंने आपको बताया था कि इनका प्ले स्ट्राइफ जो है उसमें एक स्ट्राइक को दर्शाया गया है, एक हड़ताल को दर्शाया गया है, और वो हड़ताल जो है लेबरर्स के द्वारा की जाती है कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों के अगेंस्ट में। यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इस प्ले में यानी स्ट्राइफ के अंदर जो डिस्प्यूट दिखाया गया है, जो डिफरेंशिएशन दिखाया गया है, जो अंतर दिखाया गया है, वो कैपिटलिस्ट और लेबरर्स के बीच में दर्शाया गया है। लेबरर्स जो हैं हड़ताल कर देते हैं और उसी का ड्रामेटाइजेशन पूरे प्ले में चलता रहता है। तो ये आपका आंसर इसमें हुआ स्ट्राइक। ठीक है, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज गाल्सवर्दीज फर्स्ट प्ले? गाल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा है? यहां पर दोनों ही आंसर इन्होंने दे दिए हैं, ध्यान देना है। देखिए सिल्वर बॉक्स इज द फर्स्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी इन 1906 में आपका सिल्वर बॉक्स आया है। और जॉसलिन इज द फर्स्ट नॉवेल, ये नॉवेल है पहला, जॉसलिन फर्स्ट नॉवेल है जो 1899 में आया है दोस्तों। तो 1899 में फर्स्ट नॉवेल जॉसलिन आया है और 1906 में इनका फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स आया है। दोनों चीजों को आप अलग अलग याद रखिएगा। तो ये दोस्तों हमारे
25 क्वेश्चंस थे। इससे अगले 25 क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, और ये सभी आए हुए क्वेश्चंस जो मैंने आज कराए हैं इनको नोट कीजिएगा। जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं उनको नोट कर करके आप आज ही इनको याद कर लें, बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अब स्टडी इसी क्रम में चलेगी। आपको जो भी वर्क मैं कराऊंगा उसी दिन आपको वो वर्क कंप्लीट करना है, उसको अपने रजिस्टर में लिख लेना है। अक्सर बच्चे कंप्लेन कर रहे थे कि सर आप जो स्टडी है वो सिस्टमेटिक वे में कराइए, तो अब दोस्तों आपकी स्टडी इसी प्रकार चलेगी। जब तक हम गाल्सवर्दी का अध्ययन नहीं कर लेंगे हम अगले राइटर पर नहीं जाएंगे। हाँ दोस्तों, इसी बीच में आपको वोकैबुलरी के और ग्रामर का कुछ वर्क भी कराता रहूंगा। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमर कस लीजिए दोस्तों, कंपटीशन बहुत ही टफ होने जा रहा है, क्योंकि अब इंटरव्यू नहीं है। आप जो याद कर लेंगे, जो लर्न कर लेंगे, वही आपका होगा। और एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, कुछ चीजों को हमें समझना है, कुछ चीजों को हमें रटना है, कुछ चीजों को हमें ट्रिक से याद करना है। जो भी आप कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद, एग्जाम में आपको अपना नंबर लाना है। मोस्ट ऑफ जो आपका वेपन है, सबसे बड़ा जो वेपन है वो है लर्निंग। आपको एक्चुअल में क्वेश्चन को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि विकल्प देखे बगैर ही, ऑप्शन को बिना देखे ही आपको आंसर याद आ जाए। तब आप मानिएगा कि आपकी स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी आपकी स्थिति है। क्योंकि अगर आप इस प्रकार से कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। एंड इट इज ओनली माय पैटर्न टू लर्न। मेरा जो पैटर्न है दोस्तों लर्न करने का वो ऐसा ही है। और जो मैं क्वेश्चंस आगे आपको कराऊंगा बोर्ड पर, वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। मैं आपको उसमें विकल्प नहीं दूंगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन जब आप याद कर लेते हैं तो फिर आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि हम विकल्प देख करके ही उत्तर बताएं, क्योंकि ये स्थिति जो है एग्जाम की थोड़ी डिफरेंट होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन इंटरव्यू नहीं है, तो बच्चा अपना 100% देगा, और जो परीक्षा में अपना 100% दे करके आएगा वो उसी दिन ये निश्चित हो जाएगा कि उसकी जॉब लग रही है। तो आपको अभी से तैयारी करके चलनी है। 25 क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और दोस्तों, एक शिकायत है मुझे आपसे कि जब मैं वीडियो आपके ग्रुप में डालता हूं तो बहुत सारे बच्चे वीडियो को नहीं देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो नहीं देखना है दोस्तों, तो क्लास ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। उस ड्रीम को आप नहीं पा पाएंगे जिसका आपने अपने मन में एक जगह बनाई है कि मेरे को इस बार जॉब लेनी है। तो अगर ऐसा है तो अपनी उस ग्रेविटी को, अपनी गंभीरता को आप बनाए रखें। अगर आप अपनी उस गंभीरता को नहीं बनाए रखेंगे तो दोस्तों मैं अकेला उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, लग जाइए। चलिए दोस्तों, तो हम जो टीजीटी पीजीटी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं गाल्सवर्दी के से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस का आगे अध्ययन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने पहले पढ़ लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज ए। जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया एक वर्क है, द डार्क फ्लावर, ये किस प्रकार का वर्क है, कैसा ये वर्क है, ये हमको बताना है। तो यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, ए लव ड्रामा, ए ट्रेजिक प्ले, ए कॉमिक प्ले और ए लव नॉवेल। तो आपको बता दूं दोस्तों, सही आंसर है द डार्क फ्लावर इज ए लव नॉवेल। ये एक लव नॉवेल है। आप इसको किस तरह से ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है डार्क फ्लावर। देखिए, जो डार्क फ्लावर है वो डार्क फ्लावर, जैसे कोई भी फूल आप किसी को देते हैं प्रेम में, जब आप होते हैं तो आप रोज जैसा फूल देते हैं, और वो डार्क फ्लावर जनरली हम किसी को प्रेम स्वरूप भेंट करते हैं। तो आप इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि द डार्क फ्लावर इज रिलेटेड टू
अ लव नॉवेल या इज कॉल्ड अ लव नॉवेल। यहाँ पर थोड़ी जानकारी और दे देता हूं आपको। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्दी इज ए लव नॉवेल विच वॉज पब्लिश्ड इन 1913। ये जो नॉवेल है ये 1913 में पब्लिश्ड हुआ है। सम अदर फैक्ट्स की अगर बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, इस बार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? द नॉवेल इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये जो नॉवेल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है द स्प्रिंग या स्प्रिंग, दूसरा पार्ट है दोस्तों समर, और तीसरा पार्ट है ऑटम। तो ये जो नॉवेल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये आपको ध्यान रखना है। स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। इसका पब्लिकेशन 1913 में हुआ है और ये एक लव नॉवेल है, ये आपको ध्यान रखना है। इट हैज ए यूनिवर्सल थीम, द पॉजिटिव पावर एंड द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी एंड डिजायर। इट इज द स्टोरी ऑफ मार्क लेनन and his infatuation, adulterous affair, conventional marriage and obsession for a younger woman। तो ये जो कहानी है दोस्तों ये मार्क लेनन की कहानी है। इसमें जो कैरेक्टर है वो मार्क लेनन है जो फॉल इन लव है विद ए यंगर वुमेन, एक वुमेन के साथ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये मार्क लेनन की लव स्टोरी है जो एक नॉवेल के रूप में है। 1913 में ये पब्लिश हुई है और स्प्रिंग, समर एंड ऑटम इसके पार्ट हैं। द डार्क फ्लावर इसको हम कहेंगे, डार्क फ्लावर इसका टाइटल है, इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स। जो गाल्सवर्दी के नॉवेल्स हैं उनमें से कुछ जो नॉवेल्स हैं, ज्यादातर जो नॉवेल्स हैं अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर, उनको सुडोनियम के द्वारा लिखा गया या सुडोनियम के साथ में लिखा गया। दोस्तों सुडोनियम की आपको बात बता दूं, सुडोनियम किसी भी राइटर के द्वारा लिया गया वह कल्पित नाम है जिस नाम से वो अपनी रचनाओं को पब्लिश कराता है। तो आपको बता दूं जॉन गाल्सवर्दी ने भी शुरुआती जो रचनाएं हैं वो अपने सुडोनियम के साथ यानी अपने कल्पित नाम के साथ पब्लिश कराई हैं। तो उनका जो सुडोनियम है या कल्पित नेम है जिसको आप सोब्रिक्वेट भी बोलते हैं वो क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं दोस्तों एक चीज और, यहाँ पर जो सुडोनियम है इसकी स्पेलिंग आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये स्पेलिंग, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। सुडोनियम की स्पेलिंग PSEUDONYM। सुडोनियम का मतलब होता है कल्पित नेम, किसी राइटर के द्वारा अपनी रचनाओं को पब्लिश कराने में प्रयोग किया जाने वाला नाम। तो यहाँ पर जॉनसन है, इसाक है, जॉन सिंजॉन है और इलिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दूं कि जॉन गाल्सवर्दी का जो कल्पित नेम था, जो सोब्रिक्वेट था या जो सुडोनियम है वो है जॉन सिंजॉन और इसका मीनिंग है जॉन सन ऑफ जॉन, जॉन सन ऑफ जॉन, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी के पिता का नाम भी जॉन था। तो इससे आप याद रखिएगा जॉन सिन जॉन इज द सुडोनियम टेकन बाय जॉन गाल्सवर्दी फॉर अर्ली नॉवेल्स। डिटेल आपको बता देता हूं, जॉन गाल्सवर्दी 1867 में इनका जन्म हुआ, 1933 में इनकी मृत्यु हो गई। एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट, वॉन द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला फॉर लिटरेचर, लिटरेचर के लिए 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। बट देयर इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्टार्टिंग कैरियर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है या पॉइंट है इनके स्टार्टिंग कैरियर के बारे में कि जो शुरू के हिज फर्स्ट 4 बुक्स वर पब्लिश्ड एट हिज ओन एक्सपेंस, कि उनकी शुरुआती जो 4 किताबें थी वो उन्हीं के खर्चे पर पब्लिश कराई गई अंडर द सुडोनियम, और उसको एक कल्पित नाम के साथ पब्लिश कराया गया, उनके रियल नेम के साथ पब्लिश नहीं कराया गया। वो नाम था जॉन सिन जॉन, जिसका मीनिंग आपको मैंने बता दिया है जॉन सन ऑफ जॉन। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों,
द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज, जॉन गाल्सवर्दी का जो पहला सक्सेसफुल नॉवेल है वो कौन सा है। तो देखिए नॉवेल की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि आपको नॉवेल्स और प्लेस की अलग अलग जानकारी होनी चाहिए जो आपको पर्टिकुलर वे में याद करनी होगी। तो सबसे पहला जो सक्सेसफुल नॉवेल है वो दोस्तों है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इसकी डिटेल में आपको बता देता हूं। The first successful novel of John Galsworthy was The Man of Property, published in 1906, which later became the first volume of the Forsyte saga। ये important part है। देखिए कि जो वर्क है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में ये पब्लिश हुआ, बाद में इसको जो फोर्साइट सागा ट्रायोलॉजी है इनकी उसका एक पार्ट इसको बना दिया गया और पार्ट में भी पहला पार्ट इसको बना दिया गया द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन इट्स कंप्लीट फॉर्म इन 1922, ये 1922 में अपनी कंप्लीट फॉर्म में पब्लिश्ड हुआ है द फोर्साइट सागा। द अदर वॉल्यूम्स आर चैंसरी है और टू लेट है। तो ध्यान रखना है दोस्तों द फोर्साइट सागा के 3 पार्ट द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, चैंसरी और टू लेट ये हैं। तो टू लेट जो है वो 1921 में आया है, चैंसरी 1920 में और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में, और द फोर्साइट सागा के रूप में इनका जो कलेक्शन है वो आया है आपका 1922 में। दोस्तों ये चीजें फैक्ट्स आपको याद करने हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, जो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा लेटर ड्रामाज है। लेटर ड्रामाज से मतलब है दोस्तों जीवन काल के या कैरियर के अंत के जो ड्रामे हैं उनमें से सबसे अच्छा ड्रामा कौन सा है। तो आपको बता दूं एस्केप, द प्रिजन, द स्किन गेम, लॉयल्टीज। लॉयल्टीज इज द करेक्ट आंसर। ये जिम्मेदारियों के विषय में है, वफादारी के विषय में है, एक दूसरे का जो दायित्व होता है उसके बारे में है। तो जो लेटर ड्रामाज हैं इनके बाद वाले ड्रामाज हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है लॉयल्टीज है। इसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल बता देता हूं। जॉन गाल्सवर्दीज वर्क्स गिव द मोस्ट कंप्लीट एंड क्रिटिकल पिक्चर ऑफ द इंग्लिश बर्गोइज सोसाइटी एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th century। ही वाज ए नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये तीनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है कि गाल्सवर्दी एक नॉवेलिस्ट भी थे, एक ड्रामेटिस्ट भी थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एसेइस्ट भी थे। उन्होंने कुछ एसेज भी लिखे हैं। गाल्सवर्दी रोट मैनी प्लेज बट द बेस्ट एमंग हिज लेटर प्लेज वाज लॉयल्टीज। यह लॉयल्टीज की जो डेट है दोस्तों वो आप याद कर लीजिएगा, 1922 में इन्होंने लॉयल्टीज को पब्लिश कराया है। लॉयल्टीज पब्लिश्ड इन 1922 और यही इनके जो लास्ट के प्लेज हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा इन इंग्लैंड टुक प्लेस विद द राइटिंग ऑफ कास्ट, ए प्ले रिटन बाय। दोस्तों ये लिखा गया है रॉबर्टसन के द्वारा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर निशान लगा हुआ है लेकिन ये गलत निशान लगा हुआ है। ये प्ले रॉबर्टसन के द्वारा लिखा गया है। कास्ट, कास्ट इज ए प्ले रिटन बाय रॉबर्टसन। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी इज एन। जो लिटिल मैन है वो गाल्सवर्दी के द्वारा जो लिखा गया है वो किस प्रकार का वर्क है। दोस्तों आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट इफ यू आर रीडिंग द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी एंड वर्ड्सवर्थ, यू शुड नो अबाउट द वर्क जेनर। जो वर्क का जो जेनर है, जो प्रकार है, उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि चारों ही राइटर से इस पे क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं कि दिया गया वर्क जो दिया आपको नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ वर्क इज दिस, ये किस प्रकार का वर्क है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है द लिटिल मैन इज ए पोयम है, ए नॉवेल है, ए वन एक्ट प्ले है और प्ले है। तो दोस्तों आंसर है लिटिल मैन इज ए प्ले। ये सी आंसर इसमें करेक्ट है। लिटिल मैन जो है क्या है, प्ले है इनका। अब आगे यहाँ पे कहा गया दोस्तों कंप्लीट द सेंटेंस।
गाल्सवर्दीज प्लेज स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। जो गाल्सवर्दी का प्ले है, प्ले का नाम है स्ट्राइफ, वो किससे संबंधित है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो मैंने आपको बता दिया, स्ट्राइफ में एक स्ट्राइक हड़ताल का वर्णन है, हड़ताल उसमें दिखाई जाती है। और आपको मालूम है जैसे ही हड़ताल का जिक्र आता है तो उसका जो कनेक्शन है, उसका जो रिलेशन है वो लेबरर और कैपिटलिस्ट के बीच में हो जाता है। तो यहां पर आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि लेबर डिस्प्यूट इज द करेक्ट आंसर। गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लेबर डिस्प्यूट। इसमें लेबर डिस्प्यूट जो कैपिटलिस्ट हैं और जो लेबरर्स हैं उनके बीच का जो डिस्प्यूट है उसको दर्शाया गया है। थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर दे दूं। जॉन गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ 1909 में आया है। प्रेजेंट्स द स्ट्राइफ, ये स्ट्राइफ संघर्ष की बात करता है बिटवीन द कैपिटल लोगों में यानी पूंजीवादी लोगों में, एंड द लेबर और जो मजदूर वर्ग है उसमें, एंड एडवोकेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज टू, और एडवोकेट्स वकालत करता है जो अच्छी समझ है दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में उनकी। टू ग्रेट फोर्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ। सम अदर फैक्ट्स, कुछ अन्य चीजें इसकी आप जान लीजिए। स्ट्राइफ इज ए ब्यूटीफुल इंडिक्टमेंट ऑफ द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। स्ट्राइफ के अंदर जो वास्तविक समाज है वर्तमान का, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसको बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। द लीडर ऑफ द कैपिटलिस्ट इज मिस्टर एंथोनी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप यहीं पे याद कर लीजिएगा कि स्ट्राइफ के अंदर जो लीडर है पूंजीवादी लोगों का, उसका नाम है मिस्टर एंथोनी, एंड द लीडर ऑफ द लेबरर्स इज मिस्टर रॉबर्ट्स। हो सकता है दोस्तों इस बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए, तो इस क्वेश्चन को आप विशेष रूप से लर्न कर लीजिएगा कि स्ट्राइफ के अंदर जो कैपिटलिस्ट हैं उनका जो लीडर है वो है मिस्टर एंथोनी, और जो लेबरर्स हैं उनका जो लीडर है वो है मिस्टर रॉबर्ट्स। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। स्ट्राइफ के अंदर संघर्ष दिखाया गया है, एक स्ट्राइक दिखाई गई है, ये डिस्प्यूट को शो करता है कैपिटलिस्ट और लेबरर के, और इसका पब्लिकेशन जो है वो 1909 में हुआ है। तो ये आपको दोस्तों फैक्ट्स जरूर याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हो सकता है इस बार आपको ये क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में। Who has written Jocelyn among the following writers? I have told you that Jocelyn was the first novel written by John Galsworthy in 1899. 1899 में लिखा गया जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा ये पहला नॉवल था। तो फर्स्ट नॉवल आप इसको मान के चलिए, आपको याद रखना है, और ये तो आपको बड़ा इजीली पता हो गया कि किसने लिखा है। तो ये जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है। जॉसलिन इज ए वर्क बाय जॉन गाल्सवर्दी। यहाँ पर थोड़ी जानकारी और आपको दे देता हूँ। द नॉवल जॉसलिन वाज रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी इन 1898 अंडर हिज सुडोनियम जॉनसन जॉन। जो जॉसलिन नॉवल है वो सुडोनियम के साथ लिखा गया, यानी कल्पित नेम के साथ लिखा गया, और कल्पित नेम था जॉनसन जॉन। लिखा गया है दोस्तों 1898 में और पब्लिश हुआ है दोस्तों 1899 में। आपको ध्यान रखना है, गाल्सवर्दी वॉज ऑल्सो ए सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट इन हिज ड्रामाज। He usually examining some controversial ethical और social problems। मैंने आपको बता दिया कि गाल्सवर्दी ने अपने नॉवेल्स में, अपने प्लेज में जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको दर्शाया है, इसीलिए इनको सोशल ट्रेजेडी राइटर कहा जाता है, या सोशल प्ले राइट कहा जाता है, या प्रॉब्लम प्ले राइट इनको कहा जाता है। टेलीविजन सीरियल द फोर्साइट सागा, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको विशेष रूप से याद करना है। जो आपको मैं बता दूं उनको जरूर याद कीजिएगा। हालांकि याद तो इस बार आपको सारे ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टेलीविजन सीरियल द फोर्साइट सागा, आपको बता दूं फोर्साइट सागा एक टेलीविजन सीरियल है जिसको बीबीसी चैनल के द्वारा दर्शाया गया, दिखाया गया। इमेंस पॉपुलरिटी, और इसने बहुत ही ज्यादा ये पॉपुलर हो गया इन ग्रेट ब्रिटेन in 1667। दोस्तों यहाँ पर मुझे लगता है कोई मिस्टेक हुई है, 1667 तो हो नहीं सकता। तो
इसको मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा कि कब हुआ है। आई थिंक 1967 यहाँ पे होना चाहिए। इसको मैं चेक करके दोस्तों आपको आंसर सही बता दूंगा। पर आपको ध्यान रखना है, द फोर्साइट सागा जो है इसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी एक सीरियल के रूप में प्राप्त की थी ब्रिटेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाल्सवर्दी वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज जो मिला है लिटरेचर के लिए वो किस सन में मिला है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट करने का मेरा मकसद ये है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो आपको आंसर मालूम है, जल्दी से बता दीजिए। 1931, 1929, 1930, 1932। तो आप बताइए कि 1929 में क्या हुआ। I have told you that so many times that order of merit का जो अवार्ड है 1929 में वो गाल्सवर्दी को दिया गया है और 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड। जस्टिस किस सन में पब्लिश हुआ है। दोस्तों आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जॉन गाल्सवर्दी के, उनका पब्लिकेशन की डेट आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जॉन गाल्सवर्दी के पब्लिकेशंस उनकी लाइफ से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट डेट्स उनके बारे में एग्जाम में पूछा गया है लगातार। यानी कि हर टीजीटी एग्जाम में इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार भी नेचुरली आपको ये याद करने चाहिए, इनको तैयार करना चाहिए। तो पब्लिकेशन की जो इम्पोर्टेंट फिक्स्ड जो इनका वर्क है उनकी जो डेट्स हैं वो आप जरूर याद कीजिएगा। तो जस्टिस वाज पब्लिश्ड इन 1910। 1910 में जस्टिस जो है वो पब्लिश्ड हुआ है, जहां तक मेरे को याद है। आंसर देख लेते हैं दोस्तों, आंसर डी। जस्टिस इज ए प्रॉब्लम प्ले दैट सैटिराइजेस लॉ एंड डाइवोर्स लॉ एट फोर्स इन इंग्लैंड। तो आपको बता दूं जस्टिस क्या है, एक व्यंग है, एक व्यंग है, सटायरिकल है ये जस्टिस। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, हालांकि इसका आंसर जो था वो बुक्स में जनरली गलत दिया हुआ था और उसकी वजह से कई बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो जो ऑर्डर ऑफ ए नाइटहुड है या नाइटहुड की जो उपाधि है वो गाल्सवर्दी ने 1917 में रिजेक्ट कर दी थी, यानी रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लेने से 1917 में मना कर दिया गया था। इसकी डिटेल भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आंसर आप जरूर याद रखिएगा कि सही आंसर है 1917। दोस्तों ये भी बता दूं, कुछ किताबों में ये आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप उस गलत को सिलेक्ट मत कीजिएगा। जो मैं बता रहा हूँ 1917, इसको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। In the year 1917, जॉन गाल्सवर्दी refused knighthood। 1917 में जॉन गाल्सवर्दी ने नाइटहुड की जो उपाधि है उसको मना कर दिया। एट द एज ऑफ 28, जब वो 28 वर्ष के थे, he published a collection of his short stories। उन्होंने अपना शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन पब्लिश कराया था। गाल्सवर्दी refused the knighthood from प्राइम मिनिस्टर लिलॉयड जॉर्ज। ऐसा कहिए कि लिलॉयड जॉर्ज जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उन्होंने नाइटहुड की उपाधि दी थी किसको, गाल्सवर्दी को। परंतु गाल्सवर्दी ने लिलॉयड या जॉर्ज लिलॉयड के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज लिलॉयड के द्वारा जो दी गई उपाधि थी नाइटहुड की, उसको रिफ्यूज कर दिया, उसको मना कर दिया। इन द ईयर 1990 ही वाज अवार्डेड द बेल्जियन पाल्म्स ऑन अवार्ड। देखिए दोस्तों, 1919 में इनको एक अवार्ड दिया है, बेल्जियन अवार्ड इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 1919 में बेल्जियन अवार्ड, 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है और 1932 में दोस्तों इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ये तीनों आपको विशेष रूप से आप इन बातों को याद रखिएगा। फिर से एक बार बता दूं, ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में, 1919 में बेल्जियन और 1932 में जो दिया गया है वो है नोबेल प्राइज। और ये वाला नाम जो है दोस्तों, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए, आपको याद रखना है कि हु गेव द अवार्ड और द उपाधि ऑफ नाइटहुड, किसने दिया है नाइटहुड की उपाधि गाल्सवर्दी को, तो ये थे जो है प्राइम मिनिस्टर लिलॉयड जॉर्ज।
और 1917 में गाल्सवर्दी ने इसको रिफ्यूज कर दिया, लेने से मना कर दिया। When was John Galsworthy awarded the Nobel Prize for Literature? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, आपको याद है 32 में। देखो दोस्तों, दो चीजें हैं। He was best known for his novel sequence The Forsyte Saga, उनको उनके वर्क फोरसाइट सागा के लिए जाना जाता है। द सिल्वर बॉक्स जो है दोस्तों, ये इनका पहला नॉवल था, और सॉरी पहला प्ले था, जो 1906 में पब्लिश हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। 1906 में पहला इनका जो प्ले है वो आया है सिल्वर बॉक्स के रूप में, और 1899 में पहला जो नॉवेल है वो आया है जॉसलिन, और जो इनका सबसे फेमस जो वर्क रहा है द फोरसाइट सागा वो रहा है। और अंतिम जो वर्क है उनमें से सबसे फेमस वर्क जो है वो इनका रहा है लॉयल्टीज। ये क्वेश्चंस आपको मेमोराइज करने हैं दोस्तों, इनको आज ही मेमोराइज कीजिएगा। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, जस्टिस जो पूछा गया है दोस्तों, ये किस तरह का प्ले है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पर बड़ा विवाद हुआ था दोस्तों। एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया गया, किसी को भी इसका करेक्ट आंसर नहीं मालूम था। सटायरिकल है, वैग्यू है, आयरोनिकल है, या इनएप्रोप्रिएट है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है वो आयरोनिकल यहाँ पर बताया गया है। जो आंसर माना गया था उसको आयरोनिकल, तो इसीलिए यहाँ पर आयरोनिकल इसका दिया है, आयरनी। द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज आयरोनिकल, आयरोनिकली इट इज इनजस्टिस टोल्ड इन द जस्टिस ड्रामा। तो आयरनी क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको वो बता देता हूँ दोस्तों। आयरनी का मतलब है कि जो चीज जिस तरह की दिखाई गई हो उससे भिन्न उसकी वास्तविकता हो, मतलब जो एक जगह दिखाया जा रहा है वास्तव में वो वैसा ना हो, तो उस चीज को हम आयरनी कहते हैं, आयरनिकल कहते हैं। या एक शॉर्ट डेफिनेशन इसकी है, डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड स्टेज वर्क इज क्रिएट्स आयरनी, कि जो अंतर है वास्तविकता का और जो दिखाया जा रहा है उसका, वही आयरनी कहलाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी आपको दे देता हूं। John Galsworthy deliberately chose the title Justice in order to satirize the contemporary social and legal system। दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो लीगल सिस्टम है, इंग्लिश लीगल सिस्टम आप इसको कहिए, इसको आप जब मेंशन करें तो इंग्लिश लीगल सिस्टम आप मेंशन कीजिएगा, कि जस्टिस में जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है उसको रिप्रेजेंट किया गया है, उसको दर्शाया गया है। In the name of justice forced the individuals like फाल्डर, कि जो इसका मुजरिम था इस प्ले का फाल्डर, उसको फोर्स करके जो जस्टिस था, न्याय था, उसकी ओर धकेला गया। एंड रुथ टू सफर एंड पेरिस फाइनली इन द मोस्ट इनह्यूमन वे इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, और उसको बहुत सारे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा हीरोइन को, यानी जो रुथ हनीबिल थी उसको बहुत सारे फैक्ट्स अपने जीवन में दुखों का झेलना पड़ा क्योंकि लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दोस्तों। लॉयल्टीज क्राइसिस क्रॉस ईच अदर इज ए डायलॉग इन ए प्ले बाय। वो कहते हैं कि ये जो लॉयल्टीज की बात हुई है, जो जिम्मेदारियों की बात हुई है, जो वफादारी की बात हुई है, जो एक दूसरे के प्रति जो हमारे भाव होते हैं जिम्मेदारी के, वफादारी के, उनकी जो बात हो रही है, क्राइसिस क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे में समाहित होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, एक दूसरे में उनका ताना बाना बुना हुआ होता है। ये लाइन किस राइटर के द्वारा लिखी गई है या किसके प्ले में इसको रखा गया है? तो शेक्सपियर, मिल्टन, शॉ, गाल्सवर्दी। तो आपको मालूम है हम इस समय गाल्सवर्दी की स्टडी कर रहे हैं, तो ये लाइन भी गाल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है। आगे दोस्तों फिल इन द गैप। गाल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद। सिल्वर बॉक्स जो है वो किस चीज को दर्शाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस, द इनइक्वालिटी ऑफ लेबर, द इनइक्वालिटी ऑफ मनी डिवीजन। तो सही आंसर है दोस्तों इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि वर्क जो कार्य है वो दोनों के द्वारा सिल्वर बॉक्स में चोरी का किया जाता है, बिफुलिंग का किया जाता है, लेकिन एक को इसमें सजा मिलती है और एक को सजा नहीं मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि
इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस इस प्ले के अंदर दिखाया गया है। वही किसी ने सेम प्रोसेस सेम गलती की है, उसके लिए आप दोनों को सजा बराबर देंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि एक को छोड़ दिया जाए और एक को सजा दे दी जाए, और इस प्ले में सिल्वर बॉक्स में कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द प्ले सिल्वर बॉक्स शोज द इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस। तो ये जो थीम है प्लेस के दोस्तों, ये आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनके सभी प्लेस के जो इंपॉर्टेंट प्लेस हैं उनका जो थीम है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपको उसको एज यूजुअल याद कर लेना है। The Silver Box is Galsworthy's famous play, deals with the inequality of justice, some other facts. His other two plays, Strife and Justice, also deals with the inequality of justice. दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि इनके दो अन्य प्ले हैं, 1919 वाला स्ट्राइफ और 1910 वाला जस्टिस, ये भी इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस को शो करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ की अगर बात करें तो दोस्तों वो सिल्वर बॉक्स है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली सेम क्राइम के लिए एक को छोड़ दिया जाता है और एक को पनिशमेंट यानी सजा दे दी जाती है। Who is Harold Cleaver in Galsworthy Justice? दोस्तों क्या आप आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इस विषय में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। Who is Harold Cleaver in Galsworthy Justice? गाल्सवर्दी के जस्टिस में हैरोल्ड क्लीवर कौन है? गवर्नमेंट काउंसिल है, डिफेंस काउंसिल है, जज है, मैनेजिंग क्लर्क है? तो आप मुझे सही आंसर बताइए, क्योंकि ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है और यही आपको करना है कि यदि मैंने आपको टीच कर दिया है, इफ आई हैव टॉट यू, यू मस्ट लर्न ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द वर्क। इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी। इफ यू वांट टू क्वालिफाई द एग्जाम in this attempt, you must work hard, you must go forward with me. आपको मेरे साथ आगे जाना होगा, इनको लर्न करना ही होगा। तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। आंसर है ए दोस्तों, और यहाँ पर थोड़ी आपको जानकारी भी दे देता हूं। देखिए आंसर ए है गवर्नमेंट काउंसिल। मैंने दोनों वकीलों की आपको बात बताई थी। हैरोल्ड क्लीवर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वकील हैं, और दूसरी ओर आपको जस्टिस में जो फाल्डर के वकील हैं वो मिलेंगे, उनका नाम है फ्रोम। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। एक्ट सेकंड ओपन्स इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस, द ट्रायल ऑफ फाल्डर इज इन प्रोग्रेस। जो ट्रायल सीन है वो चल रहा है। ही हैड फोर्ज्ड ए चेक, उन्होंने एक फोर्जरी की है, चेक को बदला है। फाल्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय हेक्टर फ्रोम, फाल्डर के जो वकील हैं वो हेक्टर फ्रोम है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लें, अभी याद कर लें। फाल्डर के वकील का नाम हेक्टर फ्रोम है, और दूसरी तरफ हैरोल्ड क्लीवर है। द काउंसिल ऑफ द क्राउन यानी गवर्नमेंट काउंसिल वो है। इज ए ड्राइड येलोइश मैन, ये एक ड्राइड थोड़े बुजुर्ग आप कह सकते हैं येलोइश मैन है। ऑफ मोर देन मिडिल एज, मिडिल एज से ज्यादा के यानी उनकी उम्र भी ज्यादा है। इन ए येलोइंग विंग, फ्रॉम इज ए डिफेंस काउंसिल, और ये आपको याद रखना है हु वॉज द डिफेंस काउंसिल या हु वॉज द एडवोकेट ऑफ फाल्डर। तो ये फ्रॉम जो नाम है ये आपको दोस्तों याद रखना है। गवर्नमेंट काउंसिल हैरोल्ड क्लीवर और डिफेंस काउंसिल जो है वो है फ्रॉम या हेक्टर फ्रॉम। द इजलैंड फेरीज 1904 में आया, वॉज द फर्स्ट बुक टू अपीयर अंडर हिज ओन नेम। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इसको आप याद कर लीजिएगा। द इजलैंड फेरीज, इजलैंड फेरीज जो है 1904 में आया है। वॉज द फर्स्ट बुक टू अपीयर अंडर हिज ओन नेम, उनके खुद के नाम से आने वाला पहला वर्क जो है वो है इजलैंड फेरीज। तो ये उनके खुद के नाम यानी जॉन गाल्सवर्दी के नाम से इसको पब्लिश किया गया है। इन 1905 ही मैरिड एडा पियर्सन, द डाइवोर्स्ड वाइफ ऑफ हिज फर्स्ट कजिन ए.जी. गाल्सवर्दी। देखिए यहाँ पर ये डिटेल में आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं इसको रिवाइज कराता हूँ। 1905 में गाल्सवर्दी ने एडा पियर्सन से विवाह कर लिया। 1905 में गाल्सवर्दी ने एडा पियर्सन से विवाह कर लिया, जो डाइवोर्स्ड महिला थी गाल्सवर्दी, जॉन गाल्सवर्दी के भाई ए.जी. गाल्सवर्दी की।
तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी ने अपने भाई की डाइवोर्स बीवी से विवाह कर लिया था 1905 में और उनकी वाइफ का नाम था एडा पियर्सन। कंप्लीट द सेंटेंस द इजलैंड फेरिसेस हैज बीन रिटन बाय। अभी हमने पढ़ा है कि किसके द्वारा लिखा गया ये वर्क है, तो आपको मालूम है ये वर्क जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, आगे बात करते हैं। द इजलैंड फेरीज हैज बीन रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। सम अदर फैक्ट्स इसमें दिए हुए हैं। फ्रॉम द फोर विंड्स ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको याद करनी है। इसको बता देता हूं कि इनका जो एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन आया है दोस्तों, वो है फ्रॉम द फोर विंड्स ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज वाज गाल्सवर्दीज फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। अगर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क की बात करें, कहने का अभिप्राय है दोस्तों, ना नॉवेल की बात करें ना प्ले की बात करें, केवल ये पूछा जाए कि गाल्सवर्दी का पहला पब्लिश्ड वर्क कौन सा है, तब दोस्तों आप फ्रॉम द फोर विंड्स को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये एक इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जो पब्लिश किया गया। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इट इज ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन from the pen of John Galsworthy. The name is from the Four Winds. The Island Fairies is that he would begin publishing under own name, probably owing to the death of his father. आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर लेते हैं। द इंग्लिश नॉवेल, जो इंग्लिश नॉवेल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। The English novel acquired its modern form in the, कौन सी सेंचुरी में जो इंग्लिश नॉवेल हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 18th सेंचुरी को उसमें पब्लिश होने वाले नॉवेल्स की वजह से नॉवेल एज के नाम से भी जाना जाता है। 18th सेंचुरी इज मोस्टली नोन फॉर द नॉवेल राइटिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रांडविले बार्कर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गाल्सवर्दीज फॉलोइंग प्लेज एक्सेप्टिंग वन। देखिए, ग्रांडविले बार्कर रेस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं इंट्रोडक्शन के लिए इंग्लिश स्टेज के गाल्सवर्दी के सभी वर्क्स के लिए, लेकिन एक वर्क को छोड़ करके। वो वर्क कौन सा है? तो दोस्तों आंसर है डी, लॉयल्टीज। लॉयल्टीज को छोड़ करके जो यहाँ पर नाम दिया है ग्रांडविले बार्कर, ये इन्होंने सभी वर्क को पब्लिश करने में, सभी वर्क को स्टेज पर फिल्माने में उनकी मदद की, उसमें अपना योगदान दिया है, केवल एक लॉयल्टीज प्ले को छोड़ करके। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल आर चीफली ऑक्युपाइड विद द इफेक्ट एंड कंफ्लिक्ट ऑफ। जॉन गाल्सवर्दी के जो नॉवेल्स हैं चीफली ऑक्युपाइड, उनमें क्या अंकित किया गया है, क्या दर्शाया गया है? विद द इफेक्ट एंड कंफ्लिक्ट, प्रभाव है और कंफ्लिक्ट भी है। क्या है? इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, फेडरलिज्म अपॉन मोनार्की, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी, क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन। ये आपको ध्यान देना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि गाल्सवर्दी के जो प्लेज हैं उनमें क्लास ट्रेडिशंस को दिखाया गया है, सोसाइटी को दर्शाया गया है। और मैंने आपको पहले कई बार ये बता दिया है कि गाल्सवर्दी इज ए सोशल प्ले राइटर, गाल्सवर्दी इज ए सोशल ड्रामेटिस्ट, गाल्सवर्दी इज ए प्रॉब्लम प्ले राइटर। ये तीन बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिस शोज प्रॉब्लम्स ऑफ। जस्टिस में जो प्रॉब्लम्स है वो किन की दिखाई गई है, क्या उसमें दर्शाया गया है? तो मैंने आपको ये बता दिया है। इंग्लिश लीगल सिस्टम की मैंने आपको बात की थी कि जस्टिस में जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है उस पर वो सटायर है, उस पर व्यंग है, उसको दर्शाया गया है। तो आपको याद रखना है, जस्टिस शोज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम्स। Which of the following is a novelette written by John Galsworthy? देखो दोस्तों, एक होता है नॉवल, एक होता है नॉवलेट। नॉवलेट जो है
नॉवेल की तुलना में बहुत छोटा वर्क होता है, इसीलिए इसको नॉवलेट कहा जाता है। और वैसे भी आपको जानकारी होगी कि लेट या ETT लगाने से जो छोटा है वो शब्द कहीं ना कहीं अर्थ में ऐड कर दिया जाता है। तो नॉवलेट का अर्थ है एक छोटा नॉवेल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉवलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी, इनमें से कौन सा एक नॉवलेट है जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा हुआ? द फ्रीलैंड्स, जॉसलिन, द फोरसाइट सागा, नन ऑफ द एबव। तो जहां तक मुझे जानकारी है दोस्तों, जो जॉसलिन है वही इनका वर्क होगा, नॉवलेट होगा। देख लेते हैं आंसर। हाँ, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जॉसलिन जो है पहला नॉवेल है जो कि एक नॉवलेट है, यानी नॉवेल, कंप्लीट नॉवेल आप उसको नहीं कह सकते हैं, वो एक छोटा वर्क है, छोटा नॉवेल है। तो 1899 में ये पब्लिश हुआ है और फर्स्ट नॉवेल के रूप में जाना जाता है। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, एक ड्रामेटिस्ट के रूप में जो जॉन गाल्सवर्दी हैं उनको जाना जाता है किसके संदर्भ में, किसके साथ उनको कनेक्ट किया जाता है? तो रोमांटिक ट्रेडिशन से जोड़ा जाता है, साइकोलॉजिकल से, रियलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड। तो देखिए क्वेश्चन आपने शायद पहले पढ़ा भी हो और वैसे भी हमने आपको बता दिया है कि जो गाल्सवर्दी हैं वो रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट हैं। रियल जो सोसाइटी की घटनाएं हैं उनको उन्होंने दर्शाया है। उन्होंने प्रॉब्लम प्लेस, जो समाज की प्रॉब्लम्स हैं उनको उजागर किया है। तो आप कह सकते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ रियलिस्टिक ट्रेडिशन रिलेटेड टू जोन्स एंड पिनेरो। ये जोन्स एंड पिनेरो जो है दोस्तों, इनकी डिटेल में आपको अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। इन द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट बिलोंग्स टू, फोरसाइट जो है वो बिलोंग्स करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं? ए कंट्री साइड फैमिली, ए टिपिकल सिटी फैमिली, द फैमिली ऑफ इमेजिनरी इसलैंडर्स, नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए टिपिकल सिटी फैमिली। और दोस्तों इस पर कुछ थोड़ा विवाद भी हुआ था, इसलिए अभी इसका आंसर आप यही मानिए। इसमें मैं अगर कुछ और डिटेल होगी तो मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। इन द फोरसाइट सागा, द फोरसाइट बिलोंग्स टू ए टिपिकल सिटी फैमिली। व्हाट काइंड ऑफ प्ले गाल्सवर्दी राइट, गाल्सवर्दी ने किस प्रकार के प्लेज लिखे हैं? आपको मालूम है, आपने याद किया है, मुझे बता दीजिए। मैंने कई बार ये चीजें आपको बता दी। प्रॉब्लम प्लेज लिखे हैं, पोएटिक ड्रामा लिखा है, एब्सर्ड ड्रामा लिखा है, किचन सिंक ड्रामा लिखा है, किस तरह के प्ले लिखे हैं? तो आप सभी को मालूम है कि गाल्सवर्दी वाज ए प्रॉब्लम प्ले राइटर, वाज ए सोशल ट्रेजेडी राइटर, वाज ए सोशल प्ले राइट। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए मॉडर्न कॉमेडी, दोस्तों ये एक साथ हो गया, इसको अलग आप समझिएगा। ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये जॉन गाल्सवर्दी का। इंपॉर्टेंट वर्क की श्रेणी में आप इसको रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ए मॉडर्न कॉमेडी इज ए वर्क फ्रॉम द पेन ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, हु वाज ए फेमस प्रॉब्लम प्ले राइटर, फेमस ट्रेजेडी, सोशल ट्रेजेडी राइटर, मॉडर्न एज के 20th सेंचुरी के ये प्ले राइटर हैं, ध्यान रखिएगा। जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन, जॉन गाल्सवर्दी के जो आइडियाज हैं, विचार हैं, थॉट्स हैं ऑन ड्रामा, ड्रामे के विषय में, प्ले के विषय में, आर फाउंड इन, उनको किस वर्क में दर्शाया गया है? तो दोस्तों सही आंसर है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। यहां पर इसको मैं कनेक्ट करा देता हूं, अभी आपको याद करा देता हूं। देखिए कोई व्यक्ति अगर ड्रामे के ऊपर अपने विचार प्रकट करेगा, आइडियाज को दर्शाएगा, तो आपको मालूम है कि जब हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं तो माहौल जो है आसपास का वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, है ना? तो ये ट्रैंक्विलिटी का जो मतलब है दोस्तों वो है पीस, शांति। तो इससे आप इसको कनेक्ट कर लीजिए। तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी में गाल्सवर्दी ने अपने आइडियाज जो हैं ड्रामे के ऊपर उनको दर्शाया है। दोस्तों मुझे लगता है इस प्रकार
जो भी आए हुए हमारे क्वेश्चंस थे टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में गाल्सवर्दी के, वो हमने कंप्लीट किए हैं। और इट इज योर टास्क टू लर्न ऑल द 52 क्वेश्चंस। ये आपको याद कर लेने हैं, इनको आपको कल के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ना है। अब आप रोजाना जो भी वर्क आपको दिया जाए उसको दोस्तों कंप्लीट कीजिएगा। हमें अब लगातार मेहनत करनी है, जब तक हमको नहीं रुकना है, जब तक कि हमारा नंबर एग्जाम में नहीं आ जाता है। जिस दिन आप दरवाजे में जाएंगे उसी दिन आपको ये निर्धारित कर लेना है कि मैं इन हूं या आउट हूं। वो एक मौका आपको मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का, तो उसकी तैयारी अब आपको रेगुलर वे में करनी है। वो पॉइंट जो आपके कमजोर हो, मैं एक वीडियो छोटा सा और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको चेकलिस्ट के बारे में बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन और अच्छे से करनी है। तो आपने अपना ये जो समय दिया इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वी कंटिन्यू, देखते रहिए और जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए और अपना वर्क डेली अपडेट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।